विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कला बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने, चमकदार बैंड दल, अस्थि रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत, स्वप्न तरंगे उभारते रहते, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर, क्विक मार्च अर्थात निर्देशों के अनुसार कदम मिलाकर सीधे चलना। कलाबत्तू शब्द तुर्की शब्द कलाबतून से बना है, जिसका अर्थ है सोने या चांदी का चमकदार तार। रेशम में सुनहरे तारों को लपेटकर बनाई गई डोरी या फीते को भी कलाबत्तू कहा जाता है। जरीदार अर्थात सुनहरे तारों या धागों से युक्त। अस्थि रूप अर्थात हड्डी की तरह दिखने वाला। यकृत शरीर का एक अंग विशेष है जिसे जिगर या तिल्ली कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लीवर कहा जाता है। उदर अर्थात पेट। आवर्त अर्थात भंवर या गोल घूमती चक्करदार तरंगें। विचित्र प्रोसेशन, काव्य नायक कहता है कि ये जुलूस बड़ा ही अजीबोगरीब है। गंभीर क्विक मार्च, सभी लोग बड़ी गंभीरता या बड़े अनुशासन से कदम मिलाकर चल रहे हैं, यानी उन सभी में बड़ी एकजुटता नजर आ रही है। कलाबत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने, चमकदार बैंड दल, बैंड बाजे वालों का समूह बड़ा चमकदार लग रहा है क्योंकि उन्होंने काले रंग की सुनहरे धागों से युक्त पोशाक पहनी है, जिसकी डोरियां या फीते सुनहरे तारों वाले रेशमी कपड़े से बने हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। अस्थि रूप, बैंड वालों के हाथों में पकड़े बाजे कभी हड्डियों की तरह लगते हैं। यकृत स्वरूप, कभी वे जिगर की तरह दिखाई देते हैं। उदर आकृति, और कुछ का आकार मनुष्य के पेट की तरह नजर आता है। आंतों के जालों से बाजे वे, कुछ बाजे यूं लगते हैं मानो किसी प्राणी की आंतों को आपस में बांधकर जाल सा बना दिया गया हो। दमकते हैं भयंकर, इन बाजों की शोभा या चमक दमक बड़ी डरावनी लग रही है। यहाँ पर आंतों के जालों से बाजे वे, इन शब्दों में उपमा अलंकार है। इसके साथ ही दृश्य बिंब और विभत्स रस की भी योजना है। गंभीर गीत, ये बाजे गहरे भावों से युक्त गीतों की धुन बजा रहे हैं या संजीदा संगीत पेश कर रहे हैं। स्वप्न तरंगे उभारते रहते, इन गीतों से या इस संगीत से वातावरण में जो तरंगे या गूंज प्रकट हो रही है वो सपनों की तरह रहस्यमयी या लुभावनी लग रही है। ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर, आवाजों के भंवर या चक्करदार तरंगें रास्ते अथवा सड़क पर यहाँ वहाँ घूम रही हैं या वायुमंडल में तैर रही हैं। यहाँ पर गंभीर गीत में अनुप्रास अलंकार है और बैंड बाजों की आवाज का चित्रण होने के कारण श्रव्य बिंब भी है। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से, लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। प्रतिष्ठित अर्थात प्रसिद्ध और सम्मानित, पत्रकार यानी खबरें खोजने और उन्हें प्रसारित करने के पेशे से जुड़ा व्यक्ति या संवाददाता। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। काव्य नायक कहता है कि बैंड बाजे वाले लोगों की शक्लें उन लोगों से मिलती हैं जिन्हें मैंने कभी न कभी देखा था। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, ऐसा लगता है कि उनके बीच में इसी शहर के कई सम्मानित पत्रकार या संवाददाता भी शामिल हैं। काव्य नायक कहना चाहता है कि पत्रकारों का काम झूठ, शोषण, भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता को बेनकाब करना है, लेकिन वर्तमान समय में पत्रकार भी राजनेताओं और पूंजीपतियों की खुशामद करने वाले बन गए हैं। वे सच के स्थान पर झूठ का प्रचार कर रहे हैं और झूठी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। मैं हैरान हूं कि बड़े बड़े नामचीन लोग इस बैंड दल में किस प्रकार सम्मिलित हो गए, क्योंकि उन्हें तो इस शासन व्यवस्था का विरोध करना चाहिए था। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घपांत, टैंक दल, मोर्टार, आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। संगीन अर्थात बंदूक के अगले सिरे पर लगाया जाने वाला धारदार छुरा,
जंगल यहाँ पर बहुत अधिक संख्या या घनेपन का प्रतीक है। पदचाप अर्थात पैरों की आवाज, तालबद्ध अर्थात एक ही लय में या कदम मिलाकर, दीर्घपात अर्थात लंबी कतार, टैंक अर्थात युद्ध में काम आने वाला कवचयान या एक प्रकार का बख्तरबंद वाहन जिससे शत्रुओं पर गोले दागे जाते हैं। मोर्टार अर्थात युद्ध में काम आने वाली एक प्रकार की छोटी तोप जिससे गोले या बम दागे जाते हैं। आर्टिलरी अर्थात तोपखाना या ऐसे सैनिकों का दल जो तोपखाना संभालते हैं। सन्नद्ध अर्थात एकदम तैयार या कटिबद्ध। पथराए चेहरे अर्थात भावहीन या कठोर मुद्रा वाले चेहरे। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल। काव्य नायक कहता है कि इन सभी बैंड बाजे वालों के पीछे नोकदार संगीनों वाली बंदूकें उठाए सैनिक चल रहे हैं। ये संगीनें चमक रही हैं और इनका कारवां यूं लग रहा है मानो संगीनों का बहुत बड़ा जंगल या जखीरा ही चला आ रहा हो। यहाँ पर दृश्य बिंब है। चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात अर्थात लंबी कतारों में बंटे हुए सैनिकों के एक ही लय में या कदम मिलाकर चलने से जूतों या कदमों की आवाज गूंज रही थी। यहाँ पर श्रव्य बिंब की योजना है। टैंक दल, मोर्टार, आर्टिलरी, सन्नद्ध अर्थात इस जुलूस में टैंक, मोर्टार और तोप खाने वाली टुकड़ी भी शामिल थी और ये सभी युद्ध या हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। काव्य नायक कहना चाहता है कि वर्तमान समय में सैन्य शक्ति भी सत्ताधारियों और पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गई है। धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, ये डरावना जुलूस धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। सैनिकों के पथराए चेहरे, इस जुलूस में शामिल सैनिकों के चेहरे भावहीन थे या सभी की मुख मुद्रा कठोर थी, यानी निर्दयी सत्ताधारियों के नियंत्रण में होने के कारण ये भी कठोरता और निर्दयता से भर गए थे। इन सैनिकों को कानून, जनता और सीमाओं की रक्षा करनी थी, लेकिन स्वार्थी सत्ताधारियों ने इन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे, इनके चेहरे खीज से भरे हुए थे। ये चेहरे यूं लग रहे थे मानो धूप या गर्मी में निरंतर कार्य करते रहने के कारण झुलस गए हों और बहुत ज्यादा कुरूप हो गए हों। यानी इन सभी के चेहरों पर किसी भी प्रकार की कोमलता, करुणा या स्नेह का भाव नजर नहीं आ रहा था। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था। काव्य नायक कहता है कि शायद इन सभी सैनिकों को मैंने पहले भी कहीं देखा था। शायद उनमें मेरे कई परिचित और शायद इनमें से बहुत से लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। यानी बहुत से प्रसिद्ध और जाने माने लोग जिन्हें नायक पहचानता है, वे सभी सत्ताधारियों और पूंजीपतियों की खुशामद में लगे हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग उनकी सुरक्षा और उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर टैंक दल, मोर्टार और आर्टिलरी का धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डरावने जुलूस का और सैनिकों के पथराए तथा झुलसे हुए चेहरों का चित्रण होने के कारण दृश्य बिंब की योजना है। उनके पीछे यह क्या, कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव, आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। कैवेलरी अर्थात घुड़सवार सेना, खाकी पीलापन लिए हुए हल्का भूरा रंग, गेरुआ यानी भगवा रंग या पीलापन लिए हुए लाल रंग। गेरुआ रंग संन्यास और त्याग का प्रतीक है। कोलतारी यानी कोलतार की तरह काला। कोलतारी रंग क्रूरता या कठोरता की ओर संकेत करता है। भैरव अर्थात भयानक या डरावना। आबदार यानी चमकदार। कारतूसी, कारतूस या बंदूक की गोलियों से भरा। उनके पीछे यह क्या, काव्य नायक हैरानी जताते हुए कहता है कि बैंड वालों के पीछे ये मैं क्या देख रहा हूँ। कैवेलरी, ये तो घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी है। काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, यानी काले रंग के घोड़ों पर सेना की खाकी रंग की वर्दी पहने सैनिक बैठे हैं। चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, इनका आधा चेहरा सिंदूरी लाल रंग से युक्त भगवा रंग का नजर आ रहा है।
ये रंग शायद उनकी वर्दी की चेहरे पर पड़ने वाली आभा के कारण है। गेरुआ रंग इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि इन सैनिकों ने स्वयं को बलिदान के लिए तैयार कर रखा है या इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार। इन सैनिकों का आधा चेहरा कोलतार की तरह काला है और डरावना तथा चमकदार है, और ये भाग डरावना तथा चमकदार लग रहा है। कोलतारी भैरव सैनिकों के चेहरों पर उभरने वाली क्रूरता, हिंसा और कठोरता के भावों की ओर संकेत करता है। काव्य नायक कहना चाहता है कि सैनिकों के चेहरों पर जिस ओर रोशनी पड़ती है उस ओर उनका चेहरा गेरुआ नजर आता है, और जिस ओर अंधेरा है उस ओर उनका चेहरा एकदम काला दिखता है। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। इन सैनिकों ने कंधे से कमर तक कारतूसों या बंदूक की गोलियों से भरी पट्टिकाएं तिरछी टांग रखी हैं। यहाँ पर पूरे पद्यांश में दृश्य बिंब की योजना है। कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। भाई वाह! एकाग्र दृष्टि यानी निशाने पर टिकी नजर या एकटक दृष्टि। धार अर्थात तीखापन, पैनापन या तेजी। लेख यानी विशेष प्रकार की गद्य रचना। काव्य नायक आगे कहता है, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, अर्थात इन सैनिकों ने कमर में चमड़े के बने कवर टांग रखे हैं जिनमें पिस्तौलें हैं। रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। इन सब की आंखों में गुस्सा भरा है और नजर में स्थिरता तथा पैनापन है, यानी इन सब की नजरें बहुत तेज हैं और जरा भी इधर उधर नहीं भटक रही हैं। इनका अनुशासन और इनका समर्पण देखने योग्य है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, इस जुलूस में सेना के बड़े बड़े ओहदेदार शामिल हैं, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल आदि। कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, इसके अलावा कई और सेना नायक तथा सेना प्रमुख भी इस जुलूस में शामिल हैं। काव्य नायक कहना चाहता है कि सेना का बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा सैनिक भी इस जुलूस में शामिल है और सत्ताधारियों तथा पूंजीपतियों के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित कर रहा है। चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। इन सभी लोगों के चेहरे मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे। मुझे याद है कि इनमें से बहुत से लोगों की तस्वीरें अखबारों में भी छपा करती थीं। उनके लेख देखे थे। मैंने इनमें से बहुत से लोगों की गद्य रचनाएं भी यहाँ वहाँ देखी थीं। यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। यहाँ तक कि मैंने इनके द्वारा रची गई कविताएं भी पढ़ी थीं। काव्य नायक कहना चाहता है कि एक साहित्यकार को निष्पक्ष, संवेदनशील और मानवतावादी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कवि और लेखक भी स्वार्थी तथा षड्यंत्रकारी सत्ताधारियों के साथ मिल गए हैं और उनकी खुशामद तथा उनका सहयोग कर रहे हैं। भाई वाह! काव्य नायक व्यंग्य पूर्वक कहता है कि ये बात वाहवाही के लायक है। भाई वाह शब्दों से ये अर्थ ध्वनित होता है कि ये बड़ी ही चिंताजनक और शोचनीय बात है। उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलबन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। प्रकांड अर्थात बहुत अधिक, श्रेष्ठ, उत्तम या पहुंचा हुआ। आलोचक किसी रचना या ग्रंथ के गुण दोषों का विवेचन करने वाला व्यक्ति या समीक्षक। विचारक चिंतनशील व्यक्ति या बुद्धिजीवी। जगमगाते अर्थात प्रसिद्ध या सम्मानित। उद्योगपति कारखाने या मिल का मालिक। कुख्यात अर्थात बदनाम। उस्ताद बड़ा गुंडा या गैंगस्टर। बलबन ग्यासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था जिसने सन 1265 से 1286 तक राज किया था। उसे एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक के तौर पर याद किया जाता है।
पिशाच अर्थात विभत्स कर्म करने वाले भूत या प्रेत, यानी ऐसी भटकती आत्माएं जो बुरे या घृणित कार्य करती हैं। भूत पिशाचकाय अर्थात भूतों और पिशाचों की तरह डरावने या भद्दे और बेढंगे शरीर वाले। शोभा यात्रा अर्थात किसी के सम्मान में निकाली गई झांकी या किसी व्यक्ति अथवा संगठन के द्वारा अपनी शानो शौकत और अपनी शक्ति का किया जाने वाला प्रदर्शन। मृत्युदल अर्थात मरे हुए लोगों का समूह। यहाँ पर ऐसे लोगों से तात्पर्य है जिनकी आत्मा मर चुकी है या जिनके भीतर की मनुष्यता खत्म हो चुकी है। फिरकी अर्थात फिरहरी या एक प्रकार का खिलौना जो अपनी धुरी पर टिककर चारों ओर घूमता है। उनमें कई प्रकांड आलोचक। काव्य नायक कहता है कि जुलूस में शामिल लोगों में कई बड़े बड़े समीक्षक हैं, विचारक, उसमें अनेक चिंतनशील व्यक्ति या बुद्धिजीवी भी हैं। जगमगाते कविगण, कई मशहूर या सम्मानित कवि भी उस जुलूस में भाग ले रहे हैं। मंत्री भी, जुलूस में कई मंत्री या बड़े ओहदे वाले राजनेता शामिल हैं। उद्योगपति, उसमें विभिन्न उद्योगों या मिलों और कारखानों के मालिक भी हैं। और विद्वान, जुलूस में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बहुत अधिक शिक्षित हैं या किसी विषय के विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद और यहाँ तक कि शहर का बदनाम कातिल डोमा उस्ताद भी इस जुलूस में शामिल है। बनता है बलबन, जो कि अपने आप को गुलाम वंश के शासक बलबन की तरह बहादुर और न्यायप्रिय समझता है। काव्य नायक कहना चाहता है कि समाज और देश के तथाकथित ठेकेदार डोमा उस्ताद जैसे छंटे हुए गुंडे बदमाशों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय उन्हें बढ़ावा देते हैं और संरक्षण तथा सुविधाएं भी प्रदान करते हैं ताकि ये लोग इन बड़े लोगों की स्वार्थ सिद्धि में मदद कर सकें। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाचकाय। काव्य नायक चिंता और शोक व्यक्त करते हुए कहता है कि हाय हाय, यहाँ पर इस जुलूस में शामिल सभी लोग भूतों और पिशाचों की तरह भयानक या भद्दे और बेढंगे शरीर वाले नजर आ रहे हैं। भीतर का राक्षसी स्वार्थ, इनके भीतर की स्वार्थ भावना या मतलब परस्ती जो कि किसी राक्षस जैसी विशाल और हिंसक है, अब साफ उभर आया है, अब बड़ी स्पष्टता से प्रकट हो गई है। छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। इनके भयानक इरादे जिन्हें ये संसार से छुपा कर रखते थे, यहाँ खुलकर सामने आ गए हैं। यानी यहाँ पर इन सभी प्रभावशाली लोगों का असली व्यक्तित्व और वास्तविक व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है। यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की। काव्य नायक आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि क्या ये जुलूस मरे हुए लोगों द्वारा या ऐसे लोगों द्वारा जिनकी अंतरात्मा मर चुकी है निकाली गई शोभा यात्रा अथवा अपनी बर्बरता और ताकत का प्रदर्शन है। विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। अप्रकट रूप में काव्य नायक कहता है कि मेरे दिमाग में अनेक प्रकार के विचार फिरकी की तरह घूमने लगे हैं या चक्कर काटने लगे हैं। दूसरे शब्दों में अनेक विचारों ने एक साथ उभरकर मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी है। यहाँ पर भीड़ में शामिल अलग अलग वर्गों के लोगों और उन सभी का भूत प्रेतों की तरह नजर आने का चित्रण होने के कारण दृश्य बिंब है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर, हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को एकदम। दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, धकापेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। बर्बर अर्थात क्रूर या जालिम, धकापेल अर्थात धक्का मुक्की, सराबोर अर्थात भीगा हुआ, तरबतर या लथपथ। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर। इतनी देर में इस जुलूस में शामिल लोगों में से कुछ ने मेरी ओर नजर उठाई या अपनी आंखों को मेरी ओर बस मोड़ा ही था। हृदय में मानो की संगीन नोकें ही घुस पड़ी बरबर। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे दिल में संगीनों के पैने सिरे बड़ी क्रूरता के साथ चुभो दिए गए हों। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर और सड़क पर तुरंत ही आवाजों का शोर मच गया। मारो गोली, लोग कह रहे थे कि इस आदमी को गोली मार दो, दागो साले को एकदम।
इस कम वक्त पर तुरंत ही किसी गोले या बम से निशाना लगा दो। दुनिया की नजरों से हटकर, लोगों की नजरों से बचकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे। बहुत छुपकर या बड़े ही गुप्त तरीके से हम लोग जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, कि आधी रात के गहरे अंधेरे में इस इंसान ने हम सबको देख लिया। वह जान गया वह सब, और इसे हमारे सारे भेदों या काले कारनामों के बारे में पता चल गया। मार डालो, इसे अभी मार डालो, उसको खत्म करो एकदम, इसकी हस्ती या इसके वजूद को इसी समय समाप्त कर दो। रास्ते पर भाग दौड़, धक्का पेल। अब सड़क पर लोग भागने दौड़ने लगे और धक्का मुक्की होने लगी। गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। मैं पसीने में भीगा हुआ तुरंत ही गैलरी या बरामदे से भाग गया या उस जगह से हट गया। काव्य नायक कहना चाहता है कि ये समाज के प्रतिष्ठित लेकिन स्वार्थी और दुराचारी लोग इस बात को सहन नहीं कर सकते कि कोई उनके कारनामों की पोल खोल दे या उनके विरुद्ध बोलने और खड़े होने का साहस करे। वे अपने हर छोटे बड़े विरोधी को कुचल कर रख देना चाहते हैं। इस पद्यांश में जुलूस में से कुछ लोगों का काव्य नायक की ओर देखना, रास्ते पर भाग दौड़ और धक्का मुक्की होना, काव्य नायक का पसीने से भीगकर गैलरी से भागना चित्रित है, जिसके कारण यहाँ दृश्य बिंब है। इसी तरह सड़क पर लोगों का शोर करना और काव्य नायक को मार डालने का आदेश देना चित्रित है, इसलिए यहाँ श्रव्य बिंब की भी योजना है। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर, करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। छिन्न भिन्न अर्थात बिखर जाना, गहन मृतात्माएं अर्थात वे लोग जिनकी अंतरात्मा या जिनके भीतर की मनुष्यता पूरी तरह मर चुकी है। नंगा अर्थात वास्तविक रूप में या बुरे कार्य करते हुए। एकाएक टूट गया स्वप्न, काव्य नायक कहता है कि अचानक ही मेरा ये सपना टूट गया। वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र और सारे दृश्य बिखर गए या मेरी चेतना से ओझल हो गए। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न। अब जागृत अवस्था में फिर से वो सपना मुझे याद आने लगा। फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। सपने में अंधेरे वातावरण में देखे हुए सभी चेहरे मुझे दोबारा याद आने लगे और तब मुझे प्रतीत हुआ और विचार करने पर मुझे एहसास हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की, कि पूरी तरह मर चुकी अंतरात्मा वाले डरावने लोग या जिंदा होने पर भी भूत प्रेतों की तरह भटकते लोग जो कि इसी शहर से संबंध रखते हैं, हर रात जुलूस में चलती। ये लोग हर रात जुलूस में चलते हैं, यानी पूरी एकजुटता से काले कारनामे और अपराध करते हैं, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र। लेकिन दिन में ये लोग मिल बैठकर जालसाजी करते हैं या धोखाधड़ी की योजनाएं बनाते हैं। विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में ये लोग अनेक दफ्तरों, कार्यस्थलों, महत्वपूर्ण केंद्रों और घरों में बैठकर योजनाएं बनाते हैं। यानी दिन में ये लोग योजनाएं बनाते हैं और रात के अंधेरे में उन पर अमल करते हैं। जिसके भी पास थोड़ी शक्ति या अधिकार हैं, वही उनका दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और अपने से ऊंचे ओहदेदारों की खुशामद करता है। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा। काव्य नायक शोक सूचक शब्दों में कहता है कि हाय हाय, मैंने उन लोगों को वास्तविक रूप में देख लिया है या बुरे कार्य करते हुए देख लिया है, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। मुझे इस तरह की हिमाकत के लिए और ज्यादा दंड मिलेगा। यानी अपनी मानसिक और मनोवैज्ञानिक अस्थिरता के कारण मैं वैसे ही सजा भुगत रहा हूँ और अब मुझे समाज के इन तथाकथित सम्मानित और रुतबे वाले लोगों की ओर से भी तकलीफें दी जाएंगी, क्योंकि मैं इनकी असलियत को जान चुका हूँ।